प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि यदि किसी उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब जो है वो किस तरह से बनेगा। इससे पहले हमने अवतल दर्पण के सामने वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब बनाना सीख लिया था। अवतल दर्पण में जैसे 6 स्थितियां हमारे सामने आई थी कि जैसे अनंत पर, सी से परे, सी पर, सी और एफ के बीच में, एफ पर और एफ और सी के बीच में। लेकिन अब यहाँ पर 6 स्थितियां नहीं है। उत्तल दर्पण के केस में सिर्फ 2 ही स्थितियां हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि 2 स्थितियां क्यों है, 6 क्यों नहीं है। क्योंकि देखिए कि उत्तल दर्पण जिस गोले का भाग है वो ये है और उसका केंद्र वक्रता केंद्र। अब देखिए कि वक्रता केंद्र इसका कहाँ है, दर्पण के पीछे है, जबकि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र कहाँ होता है, दर्पण के सामने होता है। वक्रता केंद्र दर्पण के सामने हो गया तो केंद्र के सामने हो गया, तो यहाँ पर ही अलग अलग स्थितियां हो जाती है कि वस्तु अनंत पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 स्थितियां होगी, या तो अनंत पर होगी वस्तु या अनंत और ध्रुव के बीच में होगी। तो देखिए पहले तो मैं आपको सिंपली बता देता हूं कि यदि वस्तु अनंत पर है तो जो अनंत पर अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। और फोकस कहाँ, दर्पण के पीछे है। दर्पण के पीछे है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। और साइज में बहुत ही छोटा बनेगा, बिल्कुल बिंदु साइज का बनेगा। अब अगर वस्तु थोड़ी सी आगे आ जाती है, यानी अनंत और पी के बीच में है, तो प्रतिबिंब भी थोड़ा सा लेफ्ट में चला जाएगा, यानी एफ और पी के बीच में आ जाएगा। साइज इसका अब भी छोटा रहेगा और आभासी और सीधा रहेगा। अब मैं आपको किरण आरेख के द्वारा समझाता हूं कि यदि वस्तु अनंत पर है, यदि अनंत पर है वस्तु तो पहला केस करते हैं। तो अनंत पर है तो वस्तु से जो किरणें आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। और हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारे पास कोई वस्तु है और यहाँ से हम ये डॉटेड लाइन दिखा देते हैं। ये डॉटेड लाइन ये इंडिकेट करती है कि वस्तु जो है वो अनंत पर है। अब देखिए परावर्तन के पश्चात ये किरण इधर चली जाएगी, ऐसा लगेगा कि ये एफ में से निकल रही है। और इसी तरह से जो इधर समांतर आने वाली किरण है वो परावर्तन के पश्चात वापस इधर चली जाएगी और हमें महसूस ऐसा होगा कि ये एफ में से आ रही है। तो ये देखिए कि दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात एफ में से निकलती हुई प्रतीत होती है। तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। अत्यधिक छोटा बनेगा, बिंदु साइज का बनेगा। और इसके पीछे बना तो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। अब यदि कोई वस्तु जो है, दूसरी स्थिति हम करते हैं कि अनंत और पी के बीच में अगर कोई वस्तु रखी हुई हो तो क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि वस्तु यहाँ पर रखी हुई है अनंत और बी के बीच में, तो इसमें से देखिए कि एक किरण जो प्रिंसिपल एक्सिस के यानी मुख्य एक्स के समांतर आएगी, वो परावर्तन के पश्चात एफ में से, एफ की तरफ से आती हुई प्रतीत होगी। और दूसरी किरण जो सी की तरफ जाएगी, सी की दिशा में जो जाएगी वो जिस रास्ते पर जाएगी उसी रास्ते पर वापस मुड़ जाएगी। तो ये दोनों किरणें जो है एक दूसरे को इस बिंदु पर मिलती प्रतीत होती है, तो प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, यही बनेगा।
तो जैसे ये बिंब का नाम देते हैं हम ए बी, तो प्रतिबिंब जो है ए डैश बी डैश होगा। तो प्रतिबिंब के को देखिए ध्यान से कि वस्तु से छोटा बन रहा है, सीधा बन रहा है, दर्पण के पीछे तो आभासी है, तो और इसकी स्थिति कहाँ है, एफ और पी के बीच है। तो बिल्कुल आसान से दो चित्र हैं, दो इसकी स्थितियां हैं। तो यहाँ पर वस्तु अगर अनंत और पी के बीच में रखी हुई हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, एफ और पी के बीच में है, साइज कैसा है, छोटा है, और प्रकृति कैसी है, सीधा और आभासी है। ओके। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताता हूँ कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग आप डेली लाइफ में हर रोज देखते हैं कि आप अपनी बाइक या अपनी गाड़ी का जो साइड वाला शीशा है जिसमें पीछे की वस्तुएं देखने के लिए प्रयोग करते हैं, उसको देखिए, उस पर एक बार हाथ घुमा के देखिए, उभरा हुआ मिलेगा। तो वो वास्तव में क्या है, उत्तल दर्पण ही है। तो हम इसके उपयोग में लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम सामान्यतः वाहनों में पश्च दर्श्य दर्पण, पश्च का मतलब पीछे के देखने के लिए जो दर्पण प्रयोग किया जाता है उसके रूप में करते हैं। अब यहाँ पर उत्तल दर्पण ही यूज क्यों करते हैं, अवतल क्यों नहीं करते? उत्तल इसलिए करते हैं क्योंकि अभी हमने देखा कि यदि वस्तु काफी दूर भी है दर्पण से तो भी इसका सीधा और छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा, यानी आपको पूरी सड़क जो है वो काफी दूर की वो दिखाई देगी, उस पर आने वाले वाहन जो है वो आपको सीधे दिखाई देंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं और साथ में समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। समतल दर्पण में इतना पीछे का नहीं देख पाएंगे हम, जबकि उत्तल दर्पण में हम काफी पीछे का क्षेत्र देख सकते हैं। इसके अलावा इसका एक उपयोग और भी है कि जो स्ट्रीट लाइट होती है उसके अंदर भी हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं ताकि जो प्रकाश है वो काफी दूर में बिखर जाए और ज्यादा क्षेत्र में जो है वो रोशनी कर सके। अब देखिए कि एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 185 पर 4 छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो ये वैसे हम पहले कर चुके हैं कि अवतल दर्पण के मुख्य एक्स के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य एक्स के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य एक्स पर जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु क्या कहलाता है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ये परिभाषा मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में लिखवा भी चुका हूँ। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या यानी जैसे मान लीजिए ये गोलीय दर्पण है, इसका यहाँ पर एफ लेते हैं, यहाँ पर आर लेते हैं, सॉरी सी लेते हैं। सी और पी के बीच की जो दूरी है ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो वक्रता त्रिज्या आर जो वो कितने दिए, 20 सेंटीमीटर दे रखी। इसकी फोकस दूरी यानी पी और एफ के बीच की दूरी जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, एफ बताना है क्या है। एफ का फार्मूला होता है r/2, तो 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर जो है इसकी फोकस दूरी हो जाएगी। ओके, तो ये बिल्कुल छोटा सा सम है, इसको आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। अब देखिए सीधा तो उत्तल दर्पण में भी बनता है, अभी हमने देखा, लेकिन आवर्धित का मतलब तो बड़ा प्रतिबिंब बनता हो। तो अगर हमने अभी तक 3 प्रकार के दर्पण पढ़े हैं, समतल दर्पण, अवतल और उत्तल। तो समतल में तो आपको पता है कि सीधा तो बनता है प्रतिबिंब, लेकिन जो साइज वस्तु का होता है वही साइज क्या प्रतिबिंब का बनेगा, यानी आवर्धित तो नहीं बनेगा। उत्तल में भी अभी आपने देखा सीधा बनता है लेकिन छोटा बनता है, तो क्या बच गया, अवतल दर्पण ही बच गया। तो अवतल दर्पण में के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है और आवर्धित बनता है। चौथा,
हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, इसको प्रेफरेंस क्यों देते हैं? इसका कारण अभी मैंने यहाँ पर बताया आपका कि इसका कारण यह है कि उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। साथ ही समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। आगे देखिए, एक अभ्यास का प्रश्न दिया हुआ प्रश्न नंबर 2 कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो देखिए, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, यानी पहले जो हमने 6 चित्र पढ़े उनकी बात कर रहे हैं। उसमें प्रतिबिंब बनना कैसा? आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो यदि हम बात करें अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको 6 स्थितियां बताई गई थी। पहली 5 स्थितियों में उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक, जैसे यहाँ मुख्य फोकस पे बनेगा, उल्टा बनेगा, इधर भी उल्टा, इधर भी उल्टा, उल्टा उल्टा। और पहली 5 स्थितियों में आभासी नहीं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जो 6ठी स्थिति जिसमें हमने वस्तु को कहाँ रखा, पी और एफ के बीच में रखा, वहां पर जो प्रतिबिंब है वो सीधा और आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा भी बनता है। तो इसका जो आंसर होगा वो पी और एफ के बीच में होगा। तो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में नहीं होगा, वक्रता केंद्र पर भी नहीं होगा, वक्रता केंद्र से परे भी नहीं होगा, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। आगे देखिए, अभ्यास के प्रश्नों में 5वां प्रश्न है, किसी दर्पण से चाहे आप कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। अब देखिए, इसने सिर्फ सीधे की बात की है, बड़े या छोटे की बात नहीं की। तो सीधा प्रतिबिंब आपको कहाँ बनता है? एक तो समतल दर्पण में भी सीधा बनता है और एक उत्तल दर्पण में भी आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि सीधा ही बनेगा। चाहे वस्तु आप कहीं भी रखो, प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनेगा, इसमें सीधा और बराबर बनेगा। तो यहाँ पर क्योंकि बात सिर्फ सीधे की हो रही है, तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण इसके दोनों आंसर आएंगे। तो कहता है कि दर्पण जो है केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या उत्तल। तो इसमें समतल और उत्तल दोनों की बात हो रही है, तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। अब आगे अभ्यास का 7वां प्रश्न देखिए, बड़ा ही आसान प्रश्न है। कहता है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब को सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा है? इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने की का एक किरण आरेख बनाइए। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, एक अवतल दर्पण दिया हुआ है। तो अवतल दर्पण का जो ये मुख्य फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। तो कहता है कि प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए? सीधा होना चाहिए। और सीधा प्रतिबिंब तो आपको पता है कि जब वस्तु पी और एफ के बीच में रखी होगी तभी सीधा बनेगा, बाकी सभी केसेस में अवतल दर्पण का उल्टा ही प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु कहाँ रखनी चाहिए या बिंब कहाँ रखना चाहिए? बिंब की दर्पण से दूरी, यानी ये फोकस दूरी इसकी 15 सेंटीमीटर है, तो 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में, यानी 15 सेंटीमीटर से कम दूरी होनी चाहिए, कहीं भी रख दो। तो इसका परिसर क्या होगा? 15 सेंटीमीटर से कम दूरी होगी। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रकृति तो देखिए, सीधा तो इसने बता ही दिया है, बाकी दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा तो वो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक, किरण आरेख आप बिल्कुल सिंपल जो है इसको ड्रा कर सकते हो। ये आपने प्रकार और स्केल की हेल्प से लेना है। मैं थोड़ा समय बचाने के लिए इसको सीधा ही कर रहा हूँ कि देखिए, यहाँ से एक तो किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, जो परावर्तन के पश्चात फोकस में से गुजरेगी। ओके,
और ऐसा महसूस होगा कि ये यहाँ कहीं से आ रही है। दूसरी जो है वक्रता केंद्र में से गुजरेगी, यानी इधर जाने वाली जो वक्रता केंद्र की तरफ जाएगी और ये भी परावर्तन के पश्चात यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु के पीछे, इसको आप ए बी का नाम देते हैं, इसको ए डैश बी डैश का नाम देते हैं। तो पिछले लेक्चर में अवतल दर्पण में जो हमने पी और एफ के बीच की स्थिति का जो चित्र ड्रा किया था, सेम टू सेम वही चित्र आपने ड्रा करना, बस यहाँ पर ये 15 सेंटीमीटर आपने एक्स्ट्रा लिख देना है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप इस प्रश्न का उत्तर अपने नोटबुक में नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं कि अवतल दर्पण में बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए बिंब को हमें ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखना चाहिए। बिंब दर्पण से 15 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित होना चाहिए। इस स्थिति में अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा रहेगा और प्रतिबिंब बिंब से बड़ा बनेगा। बस सिंपल सी आपने ये बातें बतानी है और एक इस तरह से आप एक रे डायग्राम इसका बना सकते हैं। आगे अभ्यास का प्रश्न नंबर 8, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। पहला दिया हुआ, किसी कार का अग्रदीप यानी हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, इसका उत्तर भी हमें कारण सहित बताना है। इसी तरह से किसी वाहन के पश्च से या पार्श्व दृश्य दर्पण और सौर भट्टी में कौन सा दर्पण जो प्रयोग होता है, यह आपको बताने हैं एक एक करके अलग अलग से, और उसका कारण भी देना है। तो किसी कार का अग्रदीप यानी हेडलाइट में हम क्या यूज करते हैं, अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वहां पर लाइट होती है और बल्ब जलता है और वहां से क्या है, समांतर किरणें पैदा होती है। तो फोकस से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जिससे समांतर किरण पुंज पैदा हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये हेडलाइट का अवतल दर्पण है और यहाँ पर मुख्य फोकस है, फोकस पर बल्ब है, तो यहाँ से जो किरणें परावर्तित होगी वो आगे कहाँ जाएगी, समांतर जाएगी। जितनी भी किरणें यहाँ से परावर्तित होगी वो समांतर चली जाएगी। तो एक समांतर किरण पुंज प्राप्त किया जा सके और जिसके फलस्वरूप दूर तक की वस्तुओं को हम देख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, किसी वाहन का पार्श्व या पश्च दर्पण, ये उत्तल दर्पण होता है। अभी इसी लेक्चर में हमने इसका कारण पढ़ा, तो इसका उत्तर मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ पूरा, वो आपने वीडियो को थोड़ा सा बैक करके इसका आंसर लिख लेना आप। और तीसरा है सौर भट्टी। सौर भट्टी में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं ताकि सूर्य से आने वाला प्रकाश जो है वो एक जगह पर फोकस हो सके और यहाँ पर काफी गर्मी पैदा की जा सके। तो मैंने इसका आंसर लिख दिया है कि सौर भट्टी में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं ताकि सूर्य का प्रकाश केंद्रित किया जा सके, क्योंकि यह एक अभिसारी दर्पण है।